बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करामी, बैनुल अक़वामी सतह पर फ्रंट पर जो मामलात हैं वो इस वक्त जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में जा रहे हैं, जहां हम एक वॉर सिचुएशन देख रहे हैं ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर, और उसके रिपरकशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। डेली बेसिस पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस हवाले से आपको आगाह भी कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो इस वक्त अब अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आ रही है उसमें स्टेटमेंट में एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, क्योंकि ट्रंप का जंग का जल्द ख़त्म करने का इशारा तो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से प्राइमरली वो जो स्टांस लेके बैठे थे अगेंस्ट थी ईरानियन जो है वो रिजीम या के न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें तो अभी वो उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है। लेकिन दूसरी जानिब इस जंग को बढ़ाने के हवाले से, क्योंकि इसमें वर्ल्ड कम्युनिटी इसके रिपरकशंस भुगत रही है, तो उसमें कोई मेरे ख्याल में कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं आपको आज की ही डेवलपमेंट बताऊं तो ट्रंप की जंग जल्द ख़त्म करने का इशारा, स्टॉक मार्केट में 11,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक रोज़ा तारीखी गिरावट के बाद आज ख़रीदारी का रुझान वापस लौट आया है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेज़ी से ये चीज़ देखी गई है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी ख़रीदारी का रुझान बढ़ा है। तो मीनिंग बाय ये एक रिपरकशंस जहां हम फेस कर रहे थे, अगर ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है तो वहां पर हमें ये रिहेबिलिटेशन का जो है वो मरहला भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या इंटरनेशनल एब्सकॉन्डर मिस्टर नेतन्याहू ने जिस तरीके से मीनवाइल नेगोशिएशंस आके हमला कर दिया ईरान के ऊपर, उसके बाद अगर वो ये जंग नहीं बढ़ाते तो क्या समझा जाएगा कि सीज फायर हो गया है? क्या परमानेंट सीज फायर हो जाएगा? क्या इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्या रोल अदा करेगी? क्योंकि दूसरी जानिब से तो जो देखें तो मैं अगर आपको बताऊं तो अब्बास जो इराक़चाई साहब है, जो वज़ीर ख़ारजा ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने तो जो अपने ट्विटर पे ये चीज़ वाज़े कही कि जी अमेरिका के लिए अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन एपिक मिस्टेक है। वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जो नाम अमेरिकन दे रहे थे वो एक मिस्टेक है, जिसके बाद आज जो है वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने ये चीज़ वाज़े लिखी कि उसके रिपरकशंस भुगत रही है, जिसमें उन्होंने खाम तेल की बात भी की और दीगर अशिया की भी बात की कि उसमें भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो उसके साथ साथ जैसे मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की, तो जैसे मैंने आपको बताऊं कि तैयब एर्दोगान साहब जो है वो इसमें अट मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर रखते हैं नेगोशिएशंस के हवाले से। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ओवरऑल बात की जाए तो क्योंकि एक चीज़ बहुत सारे क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि अगर 5 मेंबर्स जो हैं वो इंटरनेशनली, एक तो प्यूटन का कहा जा रहा है, एक जो प्रेसिडेंट है चाइना के उनका कहा जा रहा है, एक इनके तुर्किया का कहा जा रहा है तैयब एर्दोगान का, और एक फील्ड मार्शल का, और एक जनाब मोहम्मद बिन सलमान का कहा जा रहा है। ये 5 वो कैरेक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी जरीदों ने इन चीज को कहा है कि अगर ये 5 कैरेक्टर्स नेगोशिएशन की तरफ जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप इनकी बात मान सकते हैं। लेकिन एक अलार्मिंग चीज है कि तैयब एर्दोगान की स्टेटमेंट ने यह कहा है कि तुर्क जो है वो तुर्की अपने मकसद के लिए क्लियर है, और वो ये नहीं चाहते कि वो अपनी आवाम या अपने मुल्क को किसी भी हवाले से ईरान जंग से जो है वो उनमें इन्वॉल्व करें। तो मेरा सवाल तो मौदवाना से ये बनता है, इसी हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे कि कुर्दिस्तान की रिजीम के हवाले से अगर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है तो वो सिर्फ थ्रेट ईरान के लिए नहीं होगा, वो इराक के लिए भी होगा, वो तुर्किया के लिए भी होगा। ये तमाम वो इलाका जाते हैं जहां पर कुर्द रहते हैं, और कुर्दिस्तान रीजन पूरा इराक के अंदर बनाया गया था आफ्टर सद्दाम हुसैन। तो ये तो सारी सिचुएशन है। एट दी एंड थोड़ा हम बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, जो कि सबसे ज्यादा तनकीद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने और अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये खारजा पॉलिसी पे तनकीद करने की जरूरत हरगिज नहीं है। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर जो है वो क्लियर एंड कट अपना मौक़िफ़ रखता है। क्या क्लियर एंड कट मौक़िफ़ रखता है वॉर के हवाले से, ये भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हैं, और जनाब नज़ीर हुसैन साहब हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अरबाब खिजर हयात साहब हैं। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैंने जैसे इंट्रो में इब्तदाई में बताया कि जनाब ये इशारे मिल रहे हैं ट्रंप जो है वो इस जंग को
जंग को बढ़ाना नहीं चाह रहा अब, और स्टॉक मार्केट की भी हालत मैंने आपको बताई कि वो उसमें कुछ बेहतरी आ रही है। तो क्या आप क्या समझते हैं, इसमें किसी किस्म की सदाकत है कि जिस किस्म के मोराल से अमेरिकन और इजरायली आए थे टुवर्ड्स ईरान, क्या वो मोराल अब रहे नहीं? क्या जिस तरीके से पासदाराने इनकलाब का जो मंशूर है या आइडियोलॉजी क्लियर कट है और अपने मफाद के लिए वो खड़े हैं, वो उसमें फिर उनके हौसले पस्त हो रहे हैं? असल में जो बुनियादी चीज है जी देखने की, वो ये है कि जब भी आप कोई जंग शुरू करते हैं जी और उसके ऑब्जेक्टिव ले डाउन करते हैं, तो मिडवे या दरमियान में देखा जाता है कि क्या आपने वो मकासद जंग के हासिल कर लिए हैं या नहीं किए। जी अब यहाँ पे अग्रेसर जो है वो अमेरिका है और इजराइल है, और उन्होंने ही जंग के मकासद सेटल किए थे, और 3 मकासद हम बारहा उन पे बात कर चुके हैं। पाकिस्तान में क्या, दुनिया पूरे में लोग उन मकसद से वाकिफ हैं जी। तो उस मकसद का नतीजा ये निकला कि जो CIA की इनिशियल असेसमेंट थी, जो उसने ट्रम्प को बताया था कि अगर आपने रिजीम चेंज किया तो जो रिजीम दोबारा आएगा वो उससे भी ज्यादा हार्डर रिजीम होगा जी। तो CIA की तो ये असेसमेंट पूरी हो गई है और ट्रम्प का जो नैरेटिव था वो दफन हो गया। अब जो रिजीम आया, अब जो सैयद मुर्तबा खामनाई साहब जो आए, अपने वालिद साहब के ज़ेर तरबियत रहे, बड़ी मालूमाना और बड़ी ग्रेट शख्सियत है। आपने ईरान जंग में भी हिस्सा लिया, इंकलाब में भी रहे, आप IRGC के भी मेंबर रहे और बड़ी सोच रखते हैं। और उनका इलेक्ट होना या उनका आना एक जैसे खबरगान के जरिए वो इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान ने अमेरिका को एक मैसेज दिया है जी। क्योंकि ट्रम्प ने कहा था कि जी हम कोई हार्डन से आदत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऐसे ज्यादा चाहते हैं जो हमारे साथ मिलकर चले। ट्रम्प की समझा वो पूरी दुनिया का बाप है, शायद वो पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई रिलायबल आदमी नहीं है। ट्रम्प इज अ चीट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ट्रम्प जो है वो कैरेक्टरलेस आदमी है, और अगर आपने उसका कैरेक्टर देखना है तो अभी एप्स्टीन फाइल की बहुत सारी तस्वीरें आ गई है जिसमें ट्रम्प भी जो है वो भी बराना है और उसके साथ जो बच्चियां छोटी छोटी बैठी हुई है, आप उनको देखेंगे तो आपको लिटरली वॉमिट होने लगेगी उस तस्वीर को देख जी। तो इस किस्म का जो लीडर जिस जगह पे हो जी, उसकी पहली बात तो किसी जबान का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता जी। आप जो कह रहे हैं अभी इंडिकेशन आ रही है, ट्रम्प भी इंडिकेशन दे रहा है, रूस और चाइना ने भी कहा है कि कुछ जाए, जैसे हमने कहा स्टॉक मार्केट है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा जी, और वो चीज ये कि परसों क्योंकि ट्रम्प का जो ईरान के वजीर खारजा का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा हमने 2 वक्त मुज़ाकरात किए, आपने दोनों दफा हमें धोखा दिया और आपने हमारे ऊपर ही मुज़ाकरात की टेबल पे हमला किया, तीसरी दफा वी कांट ट्रस्ट यू। अब हु विल गिव द गारंटी ऑफ अमेरिका, पहले ये सोचने की बात है अमेरिका और इजराइल। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज सामने आ रही वो ये है कि ट्रम्प ने परसों अमेरिकन पेंटागन ने या अमेरिकन एक तैयारा है जिसको कहते हैं E6B डूम्सडे प्लेन। ये वो तैयारा है जो एयरबोर्न होता है और इसको न्यूक्लियर कमांड हेडक्वार्टर कहते हैं। और न्यूक्लियर कमांड हेडक्वार्टर ये कि इसके अंदर जो एंटेनास लगे हुए हैं जी, वो लो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल्स हैं वो निकालते हैं, और उनका जो रास्ता होता है वो जो मिडिल ईस्ट की जो पानी जो भी जितनी भी न्यूक्लियर सबमरीन्स है अमेरिका की वो और जितने भी न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स हैं जी, इस कमांड उसके जरिए उनको ऑर्डर दिए जाते हैं, कमांड किया जाता है, टारगेट किए जाते हैं और कोऑर्डिनेट किए जाते हैं फॉर न्यूक्लियर अटैक। अब ये 2 तैयारे हैं जो पेंटागन ने परसों मिडिल ईस्ट की तरफ ऑर्डर दिया था, परसों रात को उन्होंने या कल फ्लाई किया है। तो एक तरफ तो मुज़ाकरात है, अब वो मुज़ाकरात को तो उस कैरेक्टरलेस आदमी ने हमेशा तबाह बर्बाद किया अपने वो जो उसका जो नाजायज भाई है वो क्या नाम है उसका, नेतन्याहू के कहने पे नेतन्याहू के भाई को भी उड़ा दिया, आपको पता होगा, बेन को भी उड़ा दिया है। अपना शुक्र है अल्लाह ताला इस किस्म के जब गलीज लोगों से जान छूटती है, शैतानों से जान छूटती है तो शुक्र अदा। जी ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं जी? नहीं, बाकी जी नज़ीर हुसैन साहब ज़रा आप बताइएगा, ख़ास तौर पे जंग जल्द ख़त्म करने के इशारे की बात की जा रही है, तो क्या समझते हैं कि जिस तरीके से पहले बहरीन के अंदर नेगोशिएशंस हो रही थी और उसके दौरान ही फिर हमला कर दिया गया, आप क्या समझते हैं
जिस तरीके ने हमारे साथ अफगानियों ने किया था कि वो उन्होंने भी एक छोटी सी सो कॉल्ड सिंबॉलिकली सीज फायर किया था, उसके बाद उन्होंने भी वो मकारी स्टार्ट कर दी। आप क्या समझते हैं कि एट लार्ज स्केल क्या अपने जो है वो जवाबी कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ाएगा अमेरिका, कि अब कोई आपको मामला जो है वो थमता हुआ नजर आता है नज़ीर हुसैन साहब? जी अरबाब साहब, जरा सेम क्वेश्चन गोज टू यू, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जहां तक मेरी जाती राय है तो इस वक्त पाकिस्तान खुद भी हालत जंग में है। जिस तरह की जहां पर अभी मैं बैठा हूँ पेशावर में, तो मुझसे मेरे ख्याल में 10-15 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान का हमारे साथ बॉर्डर है, जो तोरखम जिसे कहा जाता है। तो वहां पर जंग शुरू है हमारी, तो हम खुद भी इस वक्त हालत जंग में है। और जो इस वक्त जो ईरान और ये जो सराउंडिंग एरिया यूएई वगैरह और सऊदी अरब, वहां पर भी देखे ना कि किस किस्म के हालात चल रहे। तो अमेरिका की जहां तक बात है, तो गुज़श्ता रोज मेरी यहाँ पर अफगान कौंसल जनरल के साथ मैं ताज़ियत के लिए गया था। तो उनका जो मैंने वो व्यू उनका सुना तो मुझे खुशी भी हुई, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब तक ईरान में आखिरी एक बंदा भी जिंदा रहेगा हम ये जंग लड़ते रहेंगे। ये उनके अल्फाज थे कि इस दफा हम हटने वाले नहीं हैं। हम अमेरिका की जो इजारादारी है, जो वो हमसे यानी फलस्तीन पर जो मजालम हो रहे थे और उसका जो हमने यानी वो जो इजराइल का हमने उनको सबक सिखाया उस पर, तो कह रहे कि ये उसका वो खुमियाजा वो हम भुगत रहे हैं और इस वजह से जो है तो अमेरिका हमारे साथ ये सब कुछ कर रहा है। तो इस वक्त जो ये ओवरऑल सिचुएशन है, तो देखिए ना, ये वक्त जंगों का नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई कह रहे कि मैं न्यूक्लियर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई किस किस्म के पता नहीं बम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है। और ये कोई भी जो है ना, कोई भी जो भी वतन बंदा होता है, चाहे वो हम हो चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी ममालिक में हो, तो वो जंगों पे खुश नहीं होते हैं, क्योंकि जंगें जो है ना वो मसले का हल नहीं है। आप देखिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने कितना टाइम जंग किए, उसको क्या फायदा हुए, बल्कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका जो है ना अफगानिस्तान से भी वो देखे उनके कितने फौजी जो है वो मर गए, उन्होंने कितना माली नुकसान किया है, कितना जानी किया है, ये पूरी दुनिया को पता है। तो जंगें जो है ना, अगर आप किसी के साथ बहुत भी जंगें कर ले, अक्सर ये हमारे गांव की मैं छोटी सी मिसाल ले दूंगा कि यहाँ पर लोग आपस में वो लड़ जाते हैं और दोनों तरफ से जो है ना तो कई तादाद में लोग मर जाते हैं एक दूसरे पे, वो यानी वो गोलियां मोलियों पे और दुश्मनी में वो हो जाते हैं, लेकिन आखिर में बात फिर सुलह पर आ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम क्यों आखिर इस वक्त यानी हमारा ये क्यों इधर चला जाता है कि इतना नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान हो जाती है, माली नुकसान हो जाता है, और इसके बाद फिर हम टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तो जो कोई भी ये करता है ना तो वो जुल्म कर रहा है, ये इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। जिस तरह हमने परसों में देख रहा था कि ईरान में जो एक स्कूल पे जो हमला हुआ था उसमें कितनी वो शहादतें हुई थी बच्चों की स्कूल पे। तो देखिए ना, अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है ना। अगर कोई बहुत भी कमजोर हो, कोई मुल्क बहुत भी कमजोर हो, तो अल्लाह ताला की मदद उनके साथ होती है। आज आप देखिए कि आज ईरान को ये इतना वो ताकतवर नहीं समझते थे, लेकिन जहां तक मुझे मालूमात है तो ईरान ने जो है वो यूएस को, इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। ये ग्राउंड रियलिटी है। बाकी हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, तो उसमें तो काफी झूठ भी हो रहा है, ये सच कोई नहीं दिखा है कि हकीकत है क्या। लेकिन हकीकत यही है कि ईरान इस वक्त जो है ना वो हावी है, वो अमेरिका पर, इजराइल पर वो हावी है। और मेरे यहाँ पर ये कौंसल जनरल साहब जो थे ईरान के, तो उनसे मैंने एक सवाल ये भी किया कि आप लोग जो इस्लामी ममालिक है तो उस पर आप लोग हमले क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका घर हो और आपके घर से हमारे उनका कौंसलेट मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट के फासले पर है, तो उन्होंने कहा कि आपके घर से अगर हमारे कौंसलेट पर फायरिंग हो रही हो, आपके घर से हम पे दहशतगर्दी के हमले हो रहे, तो क्या आपका घर बचेगा। उनका कहना यह था कि जो अरब ममालिक है तो उन्होंने वहां पर जो जो अमेरिका को जो बेस दिए हुए हैं, तो वहां से हमारे मुल्क पे हमले हो रहे, तो अगर हमारे मुल्क पे हमले हो रहे तो क्या हम उस पे हमले नहीं करेंगे। उन्होंने कहा
उनका ये क्या था कि हम शहरी ये इलाकों पे हमले नहीं कर रहे, जी। लेकिन जिस बेस से हमारे ऊपर मिसाइल आ रहा है, जहां से हम पे हमला हो रहा है, तो हम मजबूरन वहां पर हम भी हमले कर रहे हैं, क्योंकि हम खामोश तो नहीं बैठ सकते कि वो हमारी यहाँ पर हमारे शहरी इलाकों को निशाना बनाए, हमारे जो है मुल्क को निशाना बनाए और हम उनका तमाशा करें कि ये हो नहीं सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जंगे जो है ना ये किसी वो उसका हल नहीं है सोल्यूशन का। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस जंग का कुछ फायदा भी नहीं है। मुझे समझ नहीं कि अमेरिका चाहता क्या है। देखिए अगर वो अपने मुल्क को संभाले, देखिए आज वहां पर उनके अपने मुल्क के खिलाफ भी उनके अपने शहरी उनके खिलाफ निकल चुके हैं, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है। इजराइल में भी इसी तरह है, ठीक है। इजराइल के अवाम भी अपने उसको हुक्मरानों के खिलाफ निकल पड़े हैं, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो देखिए इस किस्म के अगर आप किसी दूसरे मुल्क को तबाह करेंगे, अगर आप किसी दूसरे मुल्क की इकॉनमी को खराब करेंगे, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में शहादतें करेंगे, और फिर मैं खसूस इस्लामी मुल्क की मैं बात करूंगा तो इस पर तो जितने भी इस्लामी ममालिक है सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कल आज उनकी बारी है तो कल मेरी बारी भी हो सकती है। ये नहीं कि आज मुझ पे कुछ वो नहीं है तो बस चले मैं आराम से बैठा हूँ। ठीक है, पॉइंट आ गया, हो नहीं सकता है। पॉइंट आ गया आपका जी। नजीर हुसैन साहब हमारे साथ हैं जी। ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब मुझे इसमें ये बताएं कि जहाँ मुख्तलिफ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं जी कि 5 कैरेक्टर्स की बात की जा रही है कि अगर ये बैठ जाएं तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो लगाम दे सकते हैं। इसमें मैंने इब्तदाइये में भी ये बात कही थी कि चाइना की बात की जा रही है, रशिया की, पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे तुर्किया की। तो क्या लगते हैं एट द एंड जहां पाकिस्तान इस चीज़ के रिपरकशंस देख रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं, ट्रेड नहीं हो रही, तो ये तमाम जो लीडरान हैं, और आप नहीं समझते कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप से बात करें तो इसमें एक सीज फायर मुमकिन हो सकता है? ऑयल की प्राइसेस तो आज नीचे आ गई है, लेकिन आज नीचे आ गया ना, तो इसमें फ्लेक्सिबल है। अब कोई नहीं पता कि कल बढ़ जाए फिर आज नीचे आ जाए, क्या पता, अमेरिका का पता लगता है। टेंशन बढ़ती रही तो बढ़ेगी, लेकिन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो मैंने आपको बताया ना, वो नाजायज भाई है उसका, जो नेतन्याहू, वो उसकी तरफ, और जो उसका जो सन-इन-लॉ है कुशनर, वो नेतन्याहू के ठेकेदार है ना, इजराइल के ठेकेदार है। देखिए एपैक जो है, एपैक वो ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी बिलियनर ज्यूज की, जो अमेरिकन जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ कौन प्रेसिडेंट था, वो बुश हो गया, बड़ा बुश हो गया, छोटा बुश हो गया, जॉनसन हो गया, इसके बाद ये बाराक ओबामा हो गया, जो भी ये जो बाइडेन हो गया, ये सारे के सारे पिट्ठू हैं एपैक के। एपैक मल्टी बिलियनर अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ज्यूज, जो मल्टी बिलियनर ज्यूज है ना जी, वो पैसे डोनेशन देते हैं, और फिर वो अमेरिकन जो भी सेनेटर होता है, जो ऊपर आ रहा होता है, जो इलेक्शन लड़ रहा है किसी भी स्टेट में, वो उसकी पूरी जो उसपे एक्सपेंडिचर है, पूरी उसकी जो जिंदगी है, उसका खर्चा वो उठा लेते हैं और उसके इलेक्शन को फीड करते हैं। और वो है हाई ग्रेड ज़ियोनिस्ट। और ज़ियोनिस्ट वो होता है जो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है, जो कहता है अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव लाने के लिए इस्तेमाल करो, आप पावर को इस्तेमाल करो, मारो लोगों को, गन को इस्तेमाल करो। अमेरिका की भी पॉलिसी है, अमेरिका के अंदर है हाई ग्रेड न्यो कॉन्क्रिस्टियन, और वो न्यो कॉन्क्रिस्टियन जो 1963 में एक न्यो कंजर्वेटिव बनी थी, वो भी ये कहते हैं कि अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है उनको हासिल करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल है। अब ये दोनों मिल गए, तो ये इन दोनों ने मिलकर ये एक मजहबी जुनूनियत है जिसके ऊपर ये जंग लड़ी जा रही है। और ये बुनियादी तौर पे जब अमेरिकन आर्मी के अंदर सोल्जर को ये बताया जा रहा है कि ये 21वीं सदी की सलीबी जंग है, डाउन से इसको तशबीह दी जा रही है कि जब ये जंग खत्म होगी तो हजरत ईसा ने डायरेक्टली ट्रंप को कहा है कि तुम ये जंग लड़ो, के बाद हजरत ईसा आ जाएंगे। तो यहाँ तक जब चीज पहुंच जाए तो इसमें जुनूनियत या पागलपन का अंसर आ जाता है। अब बात ये है कि ट्रंप जो है उसको जिस वक्त तक ये एहसास नहीं हो, जिस वक्त तक उसको अमेरिका के अंदर से प्रेशर डेवलप नहीं होगा, तो अमेरिकन पब्लिक का और अमेरिकन कांग्रेसमैन का, और वो जब तक वो उसको ये नजर नहीं आएगा कि अब तो बिल्कुल ही बात हाथ से। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब 2 सवाल जन्म लेते हैं ना। एक तो सबसे पहले जो आपने बात की कि ठेकेदार बना हुआ है अमेरिका इजराइल का, क्यों ये चीज़ क्या फिर अंदाज़ा नहीं हो रही मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को, अरब ममालिक को? इसमें एक सवाल तो ये बनता है।
दूसरा सवाल ये बनता है, जहां आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का हाइजेमी का जो एक आइडियोलॉजी है तब भी टूटेगी जब वहां से अंदर से जो है वो प्रेशर बिल्ड होगा। वहां से अंदर से प्रेशर बिल्ड, अब जिस तरीके से न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी हैं, उन्होंने भी इंडोर्समेंट नहीं की डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी वॉर सिचुएशन को। वहां पर इस टाइम अपोजिशन और आवाम जो है वो उसमें एहतजाज रिकॉर्ड कई फोरम्स पे करा रही है। अपकमिंग मिड जो टर्म है उसके इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फिर क्या ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ उसमें कोई आपको नजर आ रहा है? प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। वो प्रेशर यूरोप के अंदर भी है, वो प्रेशर स्पेन के अंदर भी है, वो प्रेशर बरतानिया के अंदर भी है। जो बरतानिया ने अपनी कांग्रेस में कहा कि हम तो ट्रंप के ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं खड़े, प्रेशर तो है, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जी। और वो बिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से आपने अभी खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में सॉफ्टनेस की बात की जी जी। ट्रंप ये इंडिकेशन दे रहा है कि जी अब मैंने, और वो यही कहेगा जब वो जंग खत्म करेगा, कहेगा हमने तो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किया। तो है तो बहुत झूठा, कंपल्सिव लायर। लास्ट टाइम उसने कहा था कि हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अब कहां से एटमी प्रोग्राम आ गया? जब आपके इधर उसके ऑब्जेक्टिव में आ गया। तो बात ये है कि वहां पे खिलाफ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें अखलाकियात का कोई जुज नहीं होता। जी जी जी। अच्छा इसमें आप जैसे कह रहे हैं कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, होगा भी सही। अच्छा, इसमें ये होता है कि हर मुल्क और हर रियासत के अंदर एक वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट वही होती है जो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के साथ काम करती है। तो आप नहीं समझते कि इजराइल के साथ मिलकर जो ये हमला हुआ है इसमें टोटली जो है वो CIA और पेंटागन की भी इंटरवेंशन है, मीनिंग बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अगर वहाँ पर अवामी एक प्रेशर बिल्ट होता है तो उसको तो मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट डील करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहेगी और ये चीज़ें चलती रहेंगी। फिर एक होती है एस्टेब्लिशमेंट के अलावा एक होती है डीप स्टेट जी, जो हर मुल्क में मौजूद है, हमारे मुल्क में भी मौजूद है डीप स्टेट जी। वो डीप स्टेट होती है जो चीजों को खराब करती है। अगर पेंटागन के ऊपर आप बात करते हैं तो पेंटागन की एक ब्रीफिंग हुई थी जी आज से एक हफ्ता पहले, 90 मिनट्स की ब्रीफिंग थी। कांग्रेसमैन डेमोक्रेट भी थे और रिपब्लिकन भी थे। उसके अंदर जो CIA की असेसमेंट थी वो उन्होंने बताई थी। CIA ने असेसमेंट दी थी कि जी अगर ईरान में रिजीम चेंज करेंगे तो उससे ज्यादा हार्डन रिजीम आएगा। एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा था ट्रंप जो कह रहा है कि अभी ईरान मिसाइल बना रहा है 5000 किलोमीटर का जो अमेरिका का मारेगा, उन्होंने कहा इसके कोई इंटेलिजेंस प्रूफ या किसी भी किस्म के प्रूफ हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब पेंटागन ने तो उन चीजों की नफी कर दी थी। अभी उनका चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कह रहा है कि हमारे पास म्यूनिशन नहीं है लड़ने के लिए, अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इवन विद इन देयर जो दे आर नॉट प्रो अपना वॉर, उन्होंने कहा हम इजराइल की जंग नहीं लड़ सकते। पिछले दिनों कांग्रेस की हियरिंग कमेटी होती है, उसके अंदर बहुत सारे फौजियों ने, वेटरन्स ने उठ के कहा कि जी हम ये इजराइल की जंग लड़ रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये कि ये प्रेशर जो है, और नवंबर के इलेक्शन तो आप छोड़े ना, वो तो ट्रंप हार गया इलेक्शन, आप देख ले मेरी बात। लेकिन जो ये नहीं अगर प्रेशर है, अच्छा वो हार जाएगा तो क्या ही हो जाएगा वैसे ब्रिगेडियर साहब? उसमें अगर बड़ा सिंबॉलिक है ना, बात चीजें सिंबॉलिक होती है। ये जो कुछ हुआ है, ये जो जंग हुई है, बुनियादी तौर पे मार्को रूबियो के स्टेटमेंट सुन लेना, वो दो डिनाई कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने क्या कहा था? उसने कहा हमें इजराइल ने जंग में घसीटा है, जी जी ठीक है। और नेतन्याहू ने कहा था कि मेरा 40 साल का ख्वाब पूरा हो गया है, ठीक है, कि मैंने ईरान के ऊपर हमला करके ईरान की क़यादत को मार दी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कह रहा है कि ईरान ने हमें जंग में घसीटा है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी वॉइस पॉइंट आ गया, नहीं चाह रही थी। अगर वो तब्दील होता है तो सिंबॉलिकली चेंज ऑफ पॉलिसी आएगी, जब वहां पे डेमोक्रेट्स का ज्यादा हो, जो इजराइल को वो सपोर्ट करेंगे, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले भी इजराइल को सपोर्ट करते थे, नौबत जंग तक नहीं, ओपन वॉर तक नहीं आती थी, जो इस दफा आपको नजर आ रही है। आ गया पॉइंट सर पॉइंट आ गया आपका। मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब नज़ीर हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर लिया। नज़ीर साहब ज़रा बताइएगा कि जहाँ ब्रिगेडियर साहब ये बात कर रहे हैं, हमने बात ये की है कि जी अमेरिका के अंदर अब ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी एक एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है, और दूसरी जानब ट्रंप का जंग जल्द ख़त्म करने का इशारा जो है वो भी अब कई हलकों से नज़र आ रहा है। मुझे इसमें नज़ीर हुसैन साहब बताएंगे कि जहाँ हम ये कहते हैं जी वहाँ पर अवाम
प्रेशर बिल्ड कर रही है, वहाँ पर पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो आप नहीं समझते कि जैसे मैंने एस्टेब्लिशमेंट और CIA पेंटागन की बात की है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अवामी एक रुझान होता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पॉलिसी ही चेंज हो जाए? क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव अगर इस वॉर की देखे जाए तो वो तो वहाँ के जो सेक्रेटरी खारजा है वहाँ तक की इत्तलात के मुताबिक, आज रॉयटर्स की खबर मैं भी पढ़ रहा था जिसमें ये चीज़ वाज़ेह बताई गई कि 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं इस वॉर के। एक ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का जो कि अमेरिकन फर्स्ट है, फर्स्ट अमेरिकन, मतलब कि अमेरिकी पहले, और दूसरी जानिब ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है। तो वो इसमें आप क्या सकते हैं, क्या आपकी क्या असेसमेंट है इस हवाले से नज़ीर हुसैन साहब? शुक्रिया जनाब। सुपर पावर्स इतनी जल्दी ना वो हार मानते हैं और ना ही सुपर पावर जो है इतनी जल्दी अपनी पॉलिसी और डायरेक्शन बदलते हैं। अमेरिका को पता है कि उनका वास्ता या उनका जो चैलेंज है वो एक नया इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर है। आप चाइना कहें या रशिया कहें, लेकिन एक इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें उनकी जगह हेड टेबल पे नहीं है। अब अगर उनकी जगह हेड टेबल पे नहीं है तो क्या वो आराम से इसको जाने देंगे अपनी पोजीशन को? नहीं। ये और दूसरी बात ये भी है कि जब ब्रिटिश एम्पायर खत्म हुआ उस वक्त जो ट्रांसफर ऑफ पावर अगर आप कहें तो एक ही सिविलाइजेशन के अंदर थी। ब्रिटेन से अमेरिका चली गई, वो एक ही कल्चर था, एक ही सिविलाइजेशन थी। अब अगर लीडरशिप बदलेगी तो वो एक ही सिविलाइजेशन के अंदर नहीं रह रही बाय द वे। तो लिहाजा आप ये हम ये ना समझे कि ये पीसफुल ट्रांसफर होगी, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और अमेरिका इजीली गिव अप नहीं करेगा। एक अभी बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब कि नेतन्याहू का या इजराइल ज़ायनिस्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें वो शामिल है कि वो ग्रेटर इजराइल को बनाएंगे। अब तो आपके सामने आ चुका है, अगर हम कहेंगे तो रिपीटेशन होगी, पूरी दुनिया को पता चल चुका है वो। क्या वो अपना प्रोजेक्ट इस वजह से दे देंगे कि उनका मिड टर्म आ रहा है या मिड टर्म में उनको कोई डिफिकल्टीज आ रही है, या ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की है, या उनके मिसाल तौर पे चंद 100 सोल्जर क्या नाम है उनको पकड़ लिया गया है। जैसे रिपोर्ट है कि 173 सोल्जर्स को पकड़ लिया ईरान ने, और मान लेते हैं 200-300 और उनकी डेथ मर गए होंगे। तो क्या वो इतनी सी सैक्रिफाइस से वो पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। एक डेवलपमेंट होने जा रही है। 31 मार्च को प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के वो चाइना जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि टेक्निकल ये मूव हो कि फॉर द टाइम बीइंग लाई लो, और ये जो विजिट है उनकी और जो ऑब्जेक्टिव है उनके वो पूरे हो जाएं। लेकिन ये नहीं होगा कि वो चाइना को एक फ्री हैंड दे दें। अब अगर ईरान में ईरान में अमेरिका फेल होता है तो क्या मकसद है उसका? उसका मकसद ये होगा कि अमेरिका अपने वो जो उसका अपना एरिया है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उसके अंदर वो कैद हो जाएगा। बिल्कुल यूरोप आपको पता है उनसे अलग हो चुका है, वो पक्का अलग हो चुका है। अगर आप कैनेडियन बिल्कुल ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जहां हम यूरोपियंस की बात करते हैं या नेटो की बात करते हैं वो उस तरीके से अब वो उनमें कंसेंसस रहता नहीं है। तो इस हवाले से मैं अरबाब साहब आपसे थोड़ा पूछूंगा कि हमें ख़ास तौर पे अब ये बताएं कि हुकूमत की इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर क्यों रिपरकशंस भी हैं, बहुत सारे फैसले भी किए जा रहे हैं मज़ीद, लेकिन इससे पहले कि खारजा पॉलिसी के हवाले से भी तनकीद हमें देखने को मिल रही है, और जिस हवाले से आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तारड़ साहब ने। तो मुझे ये बताइएगा कि खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए लगारी साहब, एक तो ये बात है कि मैं रोज देख रहा हूँ कि ट्रंप ने ये किया, ट्रंप ने वो किया। तो देखिए ये ट्रंप की पॉलिसी नहीं है, ये अमेरिकन जो पॉलिसी है ना, तो वो शुरू से इसी तरह आ रही है। देखिए जिस वक्त अफगानिस्तान पे हमला किया गया है, इराक पे हमला किया गया,
इस तरह दीगर ममालिक पे हमले किए गए, तो उस वक्त तो ट्रम्प नहीं था ना। तो ये जो अमेरिकन है ना, ये इनकी पॉलिसी है, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी ये पॉलिसियां है कि बस इस्लामी मुल्कों पे हमले किए जाए, उनको जो है ना उनका घेरा तंग किया जाए, उनकी माली नुकसान की जाए, उनकी मुआशी नुकसान किया जाए, उनका जानी नुकसान किया जाए, ये उनकी पॉलिसी है। तो इस पर अब हम हमें सोचना चाहिए, और इसके लिए जो है ना जितने भी इस्लामी ममालिक है तो सबको यानी एक टेबल पे बैठना चाहिए और सोचना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पहले के इराक की बारी थी, फिर ईरान की बारी आ गई, दूसरे ममालिक अफगानिस्तान, उसके बाद फिर हमारी भी बारी आ सकती है, तो फिर हमारा पूछने वाला कौन होगा? तो वही इसी बात की तो तनकीद हो रही है अरबाब साहब, इसी बात की तो तनकीद हो रही है ना, जिसपे आप क्या अपनी हुकूमत को डिफेंड करेंगे फिर? एक बात यह है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल स्पीच किया है, आज तारक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने और फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी जो है तकरीबन वीकली जो वो स्टेटमेंट आती है, तो उसमें तो वाज़ेह है कि देखिए इस वक्त हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, और जो जब हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है, तो उनकी बहुत मजबूरियां होती है। आज मैं के कल मैं देख रहा था वो जो हुर्मस की बात कर रहे हैं ईरानियन मुल्क पे जी कि जिस मुल्क में यानी अमेरिका के सफारत खाने होंगे, अगर उन्होंने अपने सफारत खाने बंद नहीं किए तो हम वो वहां से वो तेल की जो वो है वो रास्ता हम नहीं देंगे। तो इस किस्म के बहुत से चैलेंजेस का हमें इस वक्त वो सामना करना पड़ रहा है, और हमारी गवर्नमेंट को तो यही कोशिश होती है कि वो किसी तरह से अपने मुल्क को बचाए, अपने आवाम को रिलीफ दे, और यानी इस किस्म के मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। जिस तरह गुज़श्ता रात वो पेट्रोल का एक फैसला था, हालांकि ये जो तय फैसला उस पर हम खुश नहीं थे, ना प्राइम मिनिस्टर साहब खुश थे, ना गवर्नमेंट खुश थी, ना पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातें वो खुश थी। लेकिन देखिए कभी ना कभी कभार मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और वो बहुत मजबूरी में होते हैं, और उसको डिफेंड करना तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, बाज़ औक़ात ठीक है, हम इस बात को समझते हैं कि कुछ सख्त फैसले करने पड़ते हैं, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये मसला है। लेकिन क्या ये अच्छा होता ना कि इस पॉलिसी या जो भी फैसले किए जा रहे हैं उसमें पार्लियामेंट में डिबेट करके एतमाद में लेके पार्लियामेंटेरियंस को जो अवामी नुमाइंदे उसमें फिर तब्दीली की जाए? बिल्कुल जी, आपकी बात ये सही है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ फैसले जो है ना वो बहुत जल्दबाजी में हो जाते हैं। नहीं, जल्दबाजी में सर देखें, जहां 28 दिन मफाद में भी होते हैं ना, ये कोई ये नहीं चाहेगा, हुक्मरान वक्त कोई ये नहीं चाहता है कि वो कुछ ऐसे फैसले करे कि अवाम पर बोझ डाले या अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर ले, क्योंकि हमें आगे इलेक्शन में भी जाना है ना। ये देखिए 2 साल से ज्यादा अच्छा इलेक्शन के लिए हो रहा काम, और टाइम तो बहुत जल्दी गुजरता है, और अभी इलेक्शन में हमें फिर चले ठीक है, पॉइंट आ गया जी। हुकूमत की कोई भी मजबूरियां होती हैं। ब्रिगेडियर साहब ज़रा बताइएगा, फॉरेन पॉलिसी का जो पाकिस्तान का माजी है, इस हवाले से कई दफ़ा ये अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं जी, पाकिस्तान इस हवाले से जी वो हम मजबूर हैं जी, हम जी IMF के इशारों पे चलते हैं, हम मकरूज़ मुल्क हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ब्रिगेडियर साहब, फ़ॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से अक्सर ये चीज़ शिकायत रहती है, तो आज किस धाने पे देखते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में वो नहीं है। नज़ीर साहब जरा इसमें आप ही रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। फिर देखें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें फॉरेन पॉलिसी, अगर आप ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, जिसको आप इंडिपेंडेंट कहते हैं जी, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना होती है। ये नहीं होगा कि मैं फैसला करूं और उस फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए और अपना नेशनल इंटरेस्ट बचाने के लिए मेरे पास उसके मीन्स ना हो। अब ये जो आपने खुद ही इशारा किया कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम वो फैसले कर सकें जो हम समझते हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो, तो आपको कहीं ना कहीं पर गिव एंड टेक, आप उसको कॉम्प्रोमाइज ना कहें, आप उसे ये कहें कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। और फिर आजकल एक ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट है, इस ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसकी 100% इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इवन अमेरिका की भी नहीं है। अभी जो शायद आपने वो बात मेरे ख्याल में नहीं सुन पाए जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो कनाडा के PM ने मार्क कार्नी ने जो कुछ किया है, उन्होंने कॉमनवेल्थ कॉमन सिक्योरिटी पैक्ट
जो बनाया है जी जी। वो अमेरिका की विशेष के अगेंस्ट बनाया है। अच्छा। अगर अमेरिका चाहे भी तो वो नहीं कुछ कर सकता। बाय द वे आज चाइना ने पूरे अफ्रीका के लिए जीरो टैरिफ अनाउंस कर दिया। क्या अमेरिका कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मीनिंग बाय ये हमारे पास असल जो इनिशियली चीज होती है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो आपकी मीनिंग बाय आपकी मुआशियात हैं कि आप कितना मुआशी तौर पर मजबूत हैं। बिल्कुल माशी तौर पे मजबूत है, और दूसरा आपका सिक्योरिटी का कितना आप इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम ये चाहें कि खलीजी रियासतें अपनी इंडिपेंडेंट डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाए तो नहीं बना सकती। बिल्कुल क्लियर है ये। उसकी वजह उन्होंने दो गलतियां कर दी। उन्होंने समझा कि अगर हम अमेरिका के साथ मिलके उनको अड्डे दे देंगे तो हमारी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन था, ये जो फिलॉसफी थी, ये लगारी साहब फ्लॉप हो गई है, टोटली फेल हो गई है। ये पहला टेस्ट है इस फिलॉसफी का कि अगर हम होस्ट करेंगे बड़ी कंट्री के या एक हेजेमोन के बेसिस को तो हम सिक्योर हो जाएंगे। आप सिक्योर नहीं हुए, ईरान ने आपको साबित कर दिया, ये हालात ने साबित कर दिया। अब इसके तहत अब गल्फ को हम प्रैक्टिकल बात करते हैं बजाय थ्योरेटिकल बात करें। अब गल्फ को क्या करना होगा? अब गल्फ को अपनी सिक्योरिटी फिलॉसफी, ये डॉक्ट्रिन बदलनी होगी। मैं अर्ज करता हूं कि आप ऐसा करें कि जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान की अरेंजमेंट हुई है, इसमें आप ईरान को भी ले आए, किसी लिहाज से ले आए, एसोसिएट कर लें। आप कितने इश्यूज आप कवर कर लेंगे? एक तो सिक्योरिटी का कर लेंगे, एक आप अरबी और अजमी का कर लेंगे जो पिछले 1400 साल से मुसलमानों को परेशान किए हुए है। और फिर आप ये जो शिया सुन्नी के डिवाइड है, इसको भी आप काफी हद तक मेरे ख्याल में कवर कर लेंगे। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी एलीट क्या सोचती है, आपके स्कॉलर्स क्या सोचते हैं, आपकी जो डीप स्टेट है जिसे कहते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस वाले भी शामिल होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। असल में स्टेट को वो लेकर चलते हैं। गवर्नमेंट तो बदलती रहती है, अभी PMLN की गवर्नमेंट है, कल कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, लेकिन वो जो डीप स्टेट है, पॉलिसी एलीट है, और वो जिसको एस्टेब्लिशमेंट हम आप कहे जा रहे हैं, उनका एक कंटिन्यूटी होती है। तो अगर आप ये कहें कि हम इंडिपेंडेंट करें, मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। रिलेटिव टर्म है इंडिपेंडेंस का। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले रखें। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो गल्फ कंट्रीज थे रजारी साहब, ये समझते तो थे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट आगे है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अमेरिका ने ये प्लान नहीं किया हुआ, ये डिजाइन ही नहीं था सिस्टम इसी तरह से। और वो इस तरह था कि वो तो पूरी दुनिया को कवर कर रहे थे वहां से बैठ के। फॉर एग्जाम्पल ये जो कतर में रेडार लगे हुए थे, ये 5000 किलोमीटर को कवर कर रहे थे, और जबकि जो गल्फ स्टेट है इनको तो इतना बड़ा कवरेज नहीं चाहिए था। और जब मुश्किल वक्त आया, उन्होंने अपने रेडार उठाए, मोबाइल थे वो उठा के इजराइल ले गए। तो कहने का मकसद ये है कि लेट्स नॉट बी मिसलेड बाय द टर्म इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी। उसके लिए फिर आप कैपेसिटी बिल्ड करें, जिस तरह चाइना ने कैपेसिटी बिल्ड की है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए। उन्होंने अपना मिलिट्री बेस डेवलप किया है, इकोनॉमिक बेस डेवलप किया है, और फिर उसके ऊपर उन्होंने अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया है। तब जाके उनके पास एक ऑटोनॉमी आई है उनको। और मैं तो कहूँगा ईरान ने काफी हद तक अच्छा इसमें नज़ीर साहब, आप कितना समझते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना मैटर करती है? कैपेसिटी, मैं कहूँगा कैपेसिटी मेजॉरिटी रोल जो है कैपेसिटी का होता है। और अगर आपकी एक पॉलिसी को सस्टेन करने के लिए, उसको एम्प्लॉय करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। ये कैपेसिटी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ना, जहाँ आपने सिक्योरिटी की बात की, जहाँ आपने मुआशियात की बात की, उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक मुल्क के अंदर कितना जो है वो जरूरी है?
देखें, बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के तो आप पॉलिसी बना ही नहीं पाएंगे। हाँ, बस मैं अब आपका पॉइंट आ गया। ये सवाल अब मैं अपने हुकूमत के नुमाइंदे से करता हूँ ना, अरबाब साहब, जहां हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, कोई हम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। बात बिल्कुल नज़ीर हुसैन साहब की वाज़े है कि जहां कैपेसिटी बिल्डिंग होगी हमारी, मीनिंग बाय हमारी सिक्योरिटी हालात ठीक होंगे, जो कि हैं सिक्योरिटी की, हम अपने दिफा के हवाले से बिल्कुल क्लियर एंड कट हैं। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ हम मुआशियात, अपनी इकनॉमिक्स, फाइनेंस, हम अपनी GDP, हमारी ग्रोथ, इस हवाले से जब हम देखते हैं तो हम फिर मायूसी हमें मिलती है। अब इन तमाम तर मामलात के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक सबसे अहम जो रोल अदा करती है कि आप कोई भी जो है वो आपके पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की ट्रेड है या पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की पॉलिसी मेकिंग है, उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वो उसके अंदर अपोजिशन एक कैरेक्टर होता है ऐसा जो एक मेन प्रोटैगनिस्ट के रोल पे जो है वो अदा कर रहा होता है। आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत ने फिर क्या सोचा है कि ऐसा कोई लाएअमल इख्तियार करे इस नाजुक सूरत हाल के अंदर कि हम अपोजिशन को भी साथ बिठा लें, फिर ऐसी पॉलिसी मेकिंग करें जो नाज के जो है वो मफाद के अंदर हो? देखिए, पहले तो मैं जरा मुल्क की मुआशी हालत पर बताता चलूं कि अभी मेरे ख्याल में 24 या 25 फरवरी को IMF की टीम आई थी, तो उन्होंने कहा है, तो उनका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनके डायरेक्टर थे, नाम उनका मैं भूल गया हूँ, तो उनका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हुई है। इसलिए देखिए लगारी साहब, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुआशत कैसे बेहतर हुई है? अब ठीक है, IMF के तनाजुर में बेहतर हुई होगी, लेकिन ग्रास रूट लेवल की सिचुएशन, आप तो वर्कर क्लास बंदे, आपको बेहतर पता होगी कि महंगाई किस तरीके से है, रमजान का महीना है, आप अच्छे तरीके से समझते हैं, मुझे इस चीज में बताने की जरूरत नहीं होगी। जी, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता रात जब पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था, तो उसके एक रात पहले यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सिटी रोड है पेशावर का, जो कि सबसे जो कि अफगानिस्तान जाता है, तो इस पे इतना रश नहीं हो रहा था, गाड़ियां जरा बस मामूल के मुताबिक चल रही थी अफ्तारी के बाद। लेकिन जिस दिन पेट्रोल महंगा हुआ, अगले दिन मैं हैरान हो गया कि इतना रश था सड़कों पे, इतनी गाड़ियां, इतनी शॉपिंग, पता नहीं, कि मैं हैरान था कि ये तो पेट्रोल 50 रुपए 55 रुपए महंगा हो गया है, अगर ये पता नहीं 200 रुपए महंगा हो जाएगा तो फिर तो उससे और भी ज्यादा रश हो जाएगा। ओ सर, वो पैनिक था, वो पैनिक था, वो खुशी नहीं थी, वो पैनिक था। हर बंदा तमाम तर मामलात, ओ सर की बात, अब ये वाला काम अरबाब साहब, अब वो वाला काम आप ना करें, फिर आप पे भी तनकीद शुरू हो जाएगी। जो आपकी तर्जमान पंजाब हुकूमत ने एक प्रोग्राम में बैठ के हमारे एक साफी के साथ ये कह दिया, जी हम तो 110 रुपए बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? नहीं देखिए ना, वो उन्होंने इस वजह से नहीं किया कहा था। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर गवर्नमेंट 110 रुपए भी कर देती तो कोई क्या कर सकता था, क्या कर सकता, वही तो क्या कर सकता था। हम बेचारे पाकिस्तानियों ने क्या ही करना है हुकूमत का सर, क्या मजाल है हमारी हुकूमत की पॉलिसी पे सवाल करें। देखिए, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं जरा चंद साल पिछले चला जाऊंगा, यहाँ पर अगर कोई वो ये आटे की बोरी भी महंगी हो जाती थी, या चीनी महंगी हो जाती थी, या बिजली का। चले, थैंक यू सो मच, पॉइंट आ गया आपका अरबाब साहब, थैंक यू सो मच। नज़ीर हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।